प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत परवर्ती गुप्त शासकों कुमारगुप्त प्रथम विशेषतः स्कंदगुप्त के विषय में चर्चा करेंगे। बसाढ़ से ध्रुव स्वामिनी की मुहर प्राप्त हुई है, जिस पर एक लेख इस प्रकार उत्तीर्ण है। महाराज धीराज श्री चंद्रगुप्त पत्नी महाराज गोविंद गुप्त माता महादेवी श्री ध्रुव स्वामिनी। इस मुहर से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि जिस समय मुहर जारी की गई उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय जीवित था, अन्य ध्रुव स्वामी ने स्वयं को राजमाता कहा होता। जब मुहर जारी की गई तब कुमारगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया। अनुमान लगाया जा सकता है गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का ज्येष्ठ पुत्र था, युवराज होने के कारण उसका नाम मुहर पर आया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि गोविंद गुप्त अगर पिता का उत्तराधिकारी रहा होगा तो उसका शासनकाल अत्यंत अल्पकाल का रहा होगा। माना जाता है कि उसे 412 से 415 के बीच की अवधि में शासन किया होगा। संभवतः उसके बाद ही बालादित्य थी। बिलसड़ अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त उस 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासक रहा और बिलसड़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त की आरंभिक तिथि 415, उसके चांदी के सिक्कों पर उसके अंतिम तिथि 455 ईस्वी प्राप्त होती है। इसलिए ऐसा अनुमान होता है चंद्रगुप्त द्वितीय का कनिष्ठ पुत्र कुमारगुप्त गुप्तों के सिंहासन पर बैठा। यद्यपि गोविंद गुप्त का वर्णन मिलता है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम को मानते हैं। कुमारगुप्त के अभिलेख से प्राप्त होता है कि उसने अपने पूर्वजों के विशाल साम्राज्य को संगठित और सुरक्षित रखा। 436 के अभिलेख में कहा गया है कि कुमारगुप्त का साम्राज्य उत्तर में सुमेरु और कैलाश पर्वत से दक्षिण में विंध्य के वनों तक पूर्व और पश्चिम में सागर के बीच फैला हुआ था। कुमारगुप्त ने 40 वर्ष के शासनकाल में शांति और समृद्धि बनाए रखी। उसने एक अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। उसने शासनकाल के अंतिम भाग में पुष्यमित्रों पर विजय प्राप्त की। उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने उनकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। वह भी धर्मसहिष्णु शासक था। कुमारगुप्त की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। इसने 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त पिता कुमारगुप्त के नाम का तो उल्लेख करता है, किंतु अपनी माता के नाम का उल्लेख नहीं करता। शायद स्कंदगुप्त अपनी माता का नाम लिखना गौरवपूर्ण प्रतीत नहीं हुआ। स्कंदगुप्त की उपलब्धियां, इसके अंतर्गत स्कंदगुप्त वीर राजा था। उसने अपने पिता के शासन काल में ही पुष्यमित्रों का दमन किया। जिस समय कुमारगुप्त की मृत्यु हुई उस समय स्कंदगुप्त राजधानी से दूर युद्ध में व्यस्त था। इस कारण स्कंदगुप्त के छोटे भाई घटोत्कच ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। स्कंदगुप्त ने राजधानी लौटकर कुछ माह में ही अपने पिता के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। जूनागढ़ अभिलेख कहता है कि लक्ष्मी ने समस्त गुणदोषों की पूरी तरह छानबीन करने के बाद अन्य राजपुत्रों को ठुकराकर स्कंदगुप्त का वर्णन किया। स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की। भीतरी अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने पिता के राज्य का दिग्विजय द्वारा विस्तार किया और पराजितों पर दया दिखाई। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने मान दर्प से अपने फणों को उठाने वाले सर्परूपी नरपतियों का दमन किया। इससे अनुमान होता है कि स्कंदगुप्त के सिंहासन पर बैठते ही हुणों का आक्रमण हुआ। किदार कुषाणों का दमन स्कंदगुप्त ने किया। इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठते विपत्तियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हुणों ने सिंधु नदी को पार कर उसके साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। स्कंदगुप्त ने उन्हें परास्त कर दिया। इस उपलक्ष्य में उसने देवी देवताओं को बलि भेंट चढ़ाई। विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया, जो गाजीपुर के भीतरी नामक गांव में पाया जाता है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के राज्यारोहण के बाद 1-2 वर्ष की अवधि में लिखा गया है। इसमें लिखा गया स्कंदगुप्त ने हुणों का सामना कर उन्हें पराजित कर पृथ्वी को हिला दिया। हुणों ने डैन्यूब नदी से सिंधु तक क्रूर विनाशकारी स्थिति उत्पन्न कर रखी थी। उनके नेता अत्तल ने रविन्ना तथा कुस्तुनतुनिया दोनों ही राजधानी पर भयानक आक्रमण किया था। उसने ईरान को परास्त करके वहां के राजा को मार डाला था। अतः स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत की भूमि से परे धकेलकर राष्ट्र एवं प्रजा की रक्षा की। बीपी सिंह लिखते हैं कि यदि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों की दासता से देश को मुक्त किया तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों की शक्ति का विनाश किया और स्कंदगुप्त ने हुणों से साम्राज्य और देश की रक्षा की। स्कंदगुप्त उदार शासक था। उसे शास्त्र और न्याय दोनों के प्रति गहरी आस्था थी। जूनागढ़ अभिलेख कहता है कि उसकी प्रजा का कोई व्यक्ति अपने धर्म से च्युत नहीं होता, कोई दारिद्र्य कदर से पीड़ित नहीं है, न किसी दंडनीय को अनावश्यक पीड़ित किया जाता है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में प्रांतपतियों को गोप्ता कहा जाता था। उनका चयन बहुत सोच समझ कर किया जाता था। उनमें सर्वलोक हितैषी, विनम्रतापूर्ण तथा न्यायपूर्ण अर्जन की प्रवृत्तियों की परख की जाती थी। 455 ईस्वी में अतिवृष्टि कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया। स्कंदगुप्त ने विशाल
स्कंदगुप्त ने विपुल धनराशि लगाकर सुदर्शन झील की मरम्मत कराई, इसके बांध का पुनर्निर्माण करवाया। इस बांध से चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई थीं। स्कंदगुप्त वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसने भी अपने पूर्वजों की भांति धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। उसने नालंदा में एक बौद्ध संघाराम बनवाया। यद्यपि स्कंदगुप्त का काल भयानक विपत्तियों का काल था, परंतु अपने पूर्वजों के साम्राज्य को सुरक्षित रखने में पूरी तरह सफल रहा। 460 ईस्वी के 91वां अभिलेख में कहा गया है कि स्कंदगुप्त ने नालंदा में बौद्ध संघाराम बनाने में सहायता की। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय तक स्कंदगुप्त हूणों, शकों एवं कुषाणों को अपने राज्य की सीमाओं से परे धकेल चुका था और राज्य में शांति हो गई थी। स्कंदगुप्त ने अपने पूर्ववर्ती गुप्त सम्राटों द्वारा जारी की गई मुद्राओं की अपेक्षा अधिक भार की मुद्राएं चलाईं, जबकि धातु की शुद्धता पहले से भी अधिक बढ़ा दी गई। इससे अनुमान होता है कि स्कंदगुप्त का राज्य पूरी तरह समृद्ध तथा राज्य कोष परिपूर्ण था। स्कंदगुप्त के राज्य में सोना चांदी सस्ते हो गए थे, अतः मुद्रा का मूल्य बनाए रखने के लिए मुद्रा के भार तथा शुद्धता में वृद्धि की गई। चीनी स्रोतों के अनुसार 466 ईस्वी में एक भारतीय राजदूत सांग सम्राट के दरबार में गया। उस समय चीनी सम्राट ने भारतीय नरेश को एक उपाधि प्रदान की, जिसका अर्थ था अपना अधिकार सुदृढ़ रूप से स्थापित करने वाला सेनापति। अनुमान होता है यह राजदूत स्कंदगुप्त द्वारा भेजा गया था, क्योंकि इस उपाधि में स्कंदगुप्त के राज्य की घटनाओं की झलक मिलती है। स्कंदगुप्त के शासन के अंतिम दिनों में हुणों ने उत्तर पश्चिमी पंजाब पर अधिकार कर लिया था। यह संभवतः पहली बार था जब किसी आक्रांता ने गुप्तों से धरती छीनी हो। स्कंदगुप्त के शासन के परवर्ती काल का कोई भी शिलालेख उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी मध्य प्रदेश से आगे नहीं मिलता। उसकी प्रारंभिक मुद्राओं पर परम भागवत महाराज की उपाधि मिलती है, किंतु बाद के सिक्कों पर हितकारी राजा की उपाधि उत्कीर्ण है। इससे अनुमान होता है कि उसके शासन के अंतिम वर्षों में उन्होंने उसके राज्य का बहुत सा भाग दबा लिया, जिससे उत्साहित और अन्य प्रांतपतियों ने भी विद्रोह करके स्वतंत्रता प्राप्त कर ली होगी। काठियावाड़ में मैत्रकों ने वल्लभी को राजधानी बनाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। स्कंदगुप्त के शासन काल में मालवा भी हाथ से निकल गया था। करद राज्यों का विद्रोह भी एरण में परिव्राजकों के शासन से ज्ञात होता है। यह पहले गुप्तों के एक करद राज्य था। पश्चिमी राज्यों में छोटे राज्यों की स्थापना स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हो गई। स्कंदगुप्त के काल में राज्य बिखरने के कई कारण थे। पहला, स्कंदगुप्त के कुछ सिक्के मिले हैं जिनमें एक स्त्री की प्रतिमा उत्कीर्ण है। स्त्री की प्रतिमा वाले सिक्के में स्कंदगुप्त के शासन काल के प्रारंभिक सिक्के हैं। बाद के सिक्कों में इस तरह की प्रतिमा नहीं है। कुछ इतिहासकार इसे स्कंदगुप्त की रानी मानते हैं, कुछ इसे लक्ष्मी की मूर्ति मानते हैं। अधिकांश इतिहासकारों की राय है कि स्कंदगुप्त अविवाहित था। उसके सिक्कों पर न रानी का उल्लेख मिलता न किसी राजकुमार का। संभवतः यही कारण है कि सम्राट की वृद्धावस्था और तथा उत्तराधिकारी के अभाव के कारण हूणों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध नहीं किया जा सका। सम्राट की वृद्धावस्था, पराजय एवं उत्तराधिकारी के अभाव से उत्साहित होकर करद राज्यों ने कर देना बंद कर दिया। प्रांतपतियों ने भी स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। स्कंदगुप्त ने अपने प्रारंभिक सिक्कों में अपने आप को परम भागवत महाराज घोषित किया है, जबकि बाद के सिक्कों में परहितकारी कहकर अपनी दीनता प्रकट की है। कहला अभिलेख घोषणा करता है कि स्कंदगुप्त के द्वारा नालंदा में बौद्ध संघाराम का निर्माण कराया गया। इन दो तथ्यों से अनुमान होता है कि बौद्ध धर्मरुचि हो जाने कारण स्कंदगुप्त युद्धों प्रति उदासीन हो गया। इसी कारण हुणों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और प्रांतीय सामंतों करद राज्यों ने उत्साहित अपने अपने निष्कर्षता स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। स्कंदगुप्त की सफलताएं उसे पूर्ववर्ती सम्राटों चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की पंक्ति में बैठाती हैं। उसके राज्य में पूर्ववर्ती समस्त राजाओं से अधिक समृद्धि थी। उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसके कार्य समुद्रगुप्त की भांति महान थे, किंतु वृद्धावस्था आ जाने के कारण और बौद्ध धर्म में आस्था होने के कारण, युद्धों में उदासीनता आ जाने के कारण, उत्तराधिकारी न होने के कारण उसके राज्य के अंतिम वर्षों में शिथिलता आ गई। हूणों से मिली पराजय के बाद राज्य बिखरने लगा। स्कंदगुप्त की ज्ञात अंतिम तिथि गुप्त संवत 148 467 है। विश्वास किया जाता है कि इसी वर्ष में उसकी मृत्यु हुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही।